वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये थर्मल फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर इससे पहले पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आप देख सकते हो। वो जो लेक्चर था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वो हमने ही ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो ये थर्मल फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट्स में इसके कुछ बेसिक और कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा वो इसका एप्लीकेशन या थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में। तो हमने सारा चीज़ लिख दिया है इस पूरे बोर्ड पे, जिससे कि आपको बताने में थोड़ी सी आसानी रहे और सेकंड की कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। इसलिए मैंने सारा लिख दिया है। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज करके। सबसे पहले हमने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझते हैं। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट होता है, और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन, यानी हीट का मोशन होगा या हीट का इंटरेक्शन होगा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में। किसी भी चीज़ को वेरिएबल कर सकते हो आप, टेम्परेचर को वेरी कर सकते हो या प्रेशर को या वॉल्यूम को, या किसी की वजह से अगर आप वेरी करते हो तो वहाँ पे अगर हीट का डायनेमिक मोशन यानी मोशन अगर होता है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स समझने में थोड़ा सा आसान करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने लिखा है सराउंडिंग, एक उसके बाद लिखा है हमने बाउंड्रीज। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम। सिस्टम वो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है जहाँ पे हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कंपोजिशन मॉलिक्यूल्स का वो चेंज करते हैं जिसकी वजह से हीट का इंटरेक्शन होता है। यानी दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं सिस्टम वो पार्ट होता है जिसमें हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बोल दिया जाए कि पिस्टन, अगर हम ये बोलें ये कोई पिस्टन है, सॉरी ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात किया जाए तो जो पिस्टन होता है और सिलेंडर है और ये इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम पार्ट हो गया, सिस्टम समझ में आ गया आई थिंक। सराउंडिंग यानी इस सिस्टम के अदर्स, इस सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ इसके अगल बगल होगी वो की जगह कहलाएंगी सराउंडिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास बाउंड्रीज, ठीक है। तो बाउंड्रीज क्या होता है, यानी ये जो सिस्टम, ये सिस्टम है और इसके बगल में जो सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो बीच में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्रीज। जैसे कि मान लिया ये हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ये जो लाइन हमने डॉट किया है यानी खींचा है, तो ये क्या कहलाएगा, बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बाउंड्रीज हमारे एक पास फिक्स्ड है, एक है मूवेबल। यानी ये जो बाउंड्रीज है ये रिजिड भी हो सकती है या मूवेबल भी हो सकता है, एडजस्ट करके वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिस्टम हमने 2 तरीके से बताया, सॉरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो, यानी मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ थोड़ा सा इसे समझाने की, तो जैसे कि मान लेते हैं एक कप आप टी है। अब ये चीज़ें अगर ओपन है, ये कप अगर ओपन है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास इसका जो मास होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी इंटरेक्शन, यानी मास का इंटरेक्शन और हीट का इंटरेक्शन दोनों होगा। अगर हम इसके बाद क्लोज्ड कर देते हैं, ठीक, सपोज क्लोज कर देते हैं, तो इसका मास जो इंटरेक्शन होगा अब ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी भी इसका हीट का इंटरेक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड बात कर लेते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड अगर सिस्टम हमारे पास हो जाता है, जैसे आपने थर्मस देखा होगा, वो क्या होता है, जो चाय होती है वो ठंडी नहीं होती है, ये आइसोलेटेड का वही एग्जाम्पल है। यानी इसमें मास ट्रांसफ़र, ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा और ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन हीट का ट्रांसफ़र होगा या हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये समझ में आएगा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज। और दूसरी बात, सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला करके जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज और ये यूनिवर्स, 3 चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इससे पहले भी चैप्टर में हमने बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस में बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने बताया था वो 0 हो जाता है। और तो यहाँ से जो
इंटरनल एनर्जी होगी सीधे काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने लिख दिया है इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, एब्सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये सारी चीज़ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हालांकि हमने पहले चैप्टर में बता रखे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जैसे कि इसमें ये हमने लिखा है मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और ये मास। इन तीनों चारों चीज़ों को या किसी में से एक को भी अगर आप वेरी करते हो तो उससे जो प्रोसेस बनता है वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाता है। इसमें हमने साइन कन्वेंशन की बात करी है, हीट ट्रांसफर सॉरी अगर हीट गेन बाय सिस्टम हो रहा है तो ये साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव लिया जाता है। अगर वर्क डन बाई सिस्टम होता है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और हीट और वर्क डन अगर सराउंडिंग के द्वारा होता है तो वो निगेटिव, यानी सिस्टम के द्वारा जो चीज़ें होंगी वो प्लस लिया जाएगा और जो सराउंडिंग के द्वारा होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। ठीक, ये छोटा सा पार्ट था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन का रोल होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले एक आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस, इसके बाद नॉन साइक्लिक, क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इसका इनिशियल स्टेट, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ये बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि आप यहाँ से चले और घूम के यहीं पे आ गए तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। अगर नॉन साइक्लिक में क्या होगा, आप इस पॉइंट से चले थे और यहाँ पे पहुँचे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, हमने इसको लिखा है वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, यानी ये कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर में वेरिएशन होगा वो निग्लिजिबल होगा, यानी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता जाएगा, यानी ये क्वासी स्टैटिक क्वासी स्टैटिक, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, पूछा जा सकता है। तो इसमें क्वासी स्टैटिक को या इक्विलिब्रियम प्रोसेस ही बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस चलता है, आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यानी ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है, या बोल सकते हैं क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल ही होता है। ठीक है, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम या सराउंडिंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए या बिना कोई चेंजेस किए हुए वो मान लो इस पॉइंट से 1 से 2 पे गया। ठीक है, और फिर अगर 2 से 1 पे वापस आ जाए और बिना सिस्टम या सराउंडिंग में कोई चेंज किए हुए, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते उसको सीधे से हम नाम दे देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी सिस्टम और सराउंडिंग पे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन बाय सिस्टम, तो देखो वर्क डन अगर निकालना चाहें हम इसमें तो ये एक फार्मूला है। तो यहाँ देखते हैं वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, अगर ये हम बोल देते हैं सपोज ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ठीक है, सिलेंडर है और ये पिस्टन है, अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। तो वहाँ से अगर वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारा वर्क डन आता है, और वर्क डन का फार्मूला है इंटीग्रेशन P इंटू में dV, और ये इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट लिखा है, यानी 1 से 2 स्टेट में। ठीक है, इसके बाद वर्क डन को दूसरी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा एरिया P वर्सेस B ग्राफ बनता है तो उसके जो एरिया कवर होगा वो हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखो केस वर्स वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम चेंज होता है उससे हमारे पास वर्क डन आता है। वर्क डन को हमने बता दिया, अगर P वर्सेस B ग्राफ बनता है जो इसके द्वारा एरिया कवर होता है वो वर्क डन को शो करता था। अगर हमारे पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाए तो हमने दो वॉल्यूम कांस्टेंट हमने लिया, फिर इसके बाद इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, ये 3 प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P वर्सेस B, तो हमने ये प्रोसेस बनाया 1 से 2 जहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर ये हम बोल दें इनिशियल यानी 1 था, यानी ये अगर हम बोल दें V1 वॉल्यूम था तो 1 से 2 पे चले गए, V1 ही वॉल्यूम रहा, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा। और अगर इसमें हम रखेंगे तो dV चेंज, यानी चेंज क्या हो गया, 0 हो गया, यानी वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रोसेस में वर्क डन जो आएगा, वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, या इसी को हमने दूसरे तरीके से दिखा दिया, V और P में रिवर्स कर दिया, यानी अब भी वॉल्यूम अगर यहाँ पे मान लेते हैं V1 था तो अभी भी 1 से 2 पे गए, हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, अब भी वर्क डन क्या है, 0 सेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो P वर्सेस B दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे मान लेते हैं V1 था, अब ये क्या हो गया V2, यानी वॉल्यूम में हमारा इंक्रीमेंट है। तो इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा
इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरे तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोसेस 1 से 2 गए, प्रोसेस 1 से 2 गए, यानी यहाँ पे V1 वॉल्यूम था, अब ये हो गया V2 वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में क्या आ गया, इंक्रीमेंट। लेकिन अगर हम प्रेशर में देखा जाए तो 1 पोजीशन पे प्रेशर हाई था, जबकि P2 पॉइंट पे प्रेशर क्या था, लो प्रेशर था, यानी यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है। अब जब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा तो ये P वर्सेस V जो ग्राफ बनेगा, इसका जो वर्क डन एरिया, अगर ये वर्क डन एरिया आप निकाल दोगे तो ये क्या करेगा, वर्क डन को शो करेगा, ठीक है। तो ये वर्क डन को शो करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं वर्क डन यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हमारा वर्क डन क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं यानी कंप्रेशन प्रोसेस में करते हैं, देखो ये 1 से और ये 2 हो गया, सॉरी रिवर्स हो गया, 1 से 2। अब ये वॉल्यूम 1 से 2 हो रहा है, यानी इसके नीचे जो एरिया मिलेगा ये हमारा वॉल्यूम होगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो हमारा वर्क डन निगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद हम P वर्सेस B दूसरा ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, 1 से 2 जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे हो गया V2, यानी वॉल्यूम अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो एरिया आप निकाल लोगे तो ये भी वर्क डन को शो करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा स्लो करके वीडियो को देख लेना, 1-2 बार देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस के बारे में, हम वर्क डन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल यानी 1 से हम 2 गए, 2 से 1 आए, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, ये इसके बीच का जो ग्राफ होगा, यानी जो एरिया होगा, ये वर्क डन को शो करेगा। और याद रखना, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी वर्क डन क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो वो लिया जाता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो अगर हम देखें 1 से 2, अगर हम ये नीचे वाला मिटा दें, अगर 1 से 2 गए तो ये एरिया टोटल इतना हो जाएगा, ठीक है, एरिया हो गया इतना। अब अगर हम यहाँ पे अभी हम ये 1 से 2 वाला मिटा करके 2 से हम 1 देखते हैं, ये हटा दिया, तो अब ये इतना एरिया हो गया, ठीक है। और हम जब 2 से 1 आए तो हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन, तो यानी अब वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी फाइनल में से, यानी 1 से जब 2 जा रहे हैं तो वर्क डन प्लस था, और ये 2 से 1 आया, वर्क डन हमारा निगेटिव हो गया। अगर दोनों को जोड़ोगे तो एक प्लस और माइनस की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो एरिया बचेगा ये वर्क डन होगा, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज होने की वजह से वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, समझ आ गया, एरिया इसके बीच का ग्राफ होगा। इसके बाद इसमें साइक्लिक प्रोसेस की एक दूसरा हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमने 4 इसको 1 कर दिया, 1 2 3 और ये 4, हम 1 से चलते हैं 2 पे, 2 पे 3, 3 से 4, 4 से 1, ये देखो एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो वर्क डन निकालोगे तो ये एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो वो क्या करेगा, वर्क डन को शो करेगा, ठीक है। जबकि ऐसे केसेस में हमारा पूरा लेते थे एरिया, लेकिन ये जब साइक्लिक प्रोसेस था तो जो साइकिल के अंदर एरिया आता था वो हमारा क्या हो जाता था, वर्क डन हो जाता था। लेकिन अगर हमारे पास वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन का रूल है, ठीक है। इसके बाद कुछ हमने पॉइंट लिया, ये प्रोसेस को छोड़ने के बाद हमारे पास था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है। तो हमने बताया है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर याद करने की बात बताओ तो यहाँ पर लिखा है इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट। अगर मास से इंडिपेंडेंट होगा तो वैसी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इंटेंसिव। मैंने इसका एग्जांपल लिखा है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम किसी एक को देख लें, मान लो टेम्परेचर या डेंसिटी को देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे उसका डेंसिटी क्या होगा, हर जगह पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस सिलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो अगर ये टोटल वॉल्यूम पहले V था तो अब ये कितना हो जाएगा, V/2 मान लेते हैं, V/2 यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसके मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके मास पे जब डिपेंड करेगा तो वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये क्या करेगा, मास पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। जो मास पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी खुद मास हो जाएगा क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम,
इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी और ये एंट्रोपी। ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह एक तरीके से बताने की कोशिश किया है, जिससे आप लिख लो और एक दो बार वीडियो देख लोगे तो वो सारी चीज़ें एकदम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन यानी जो पाथ पे डिपेंड ना करें। ठीक है, जैसे कि हम 1 से 2 पे गए तो ये पाथ कैसे आए, चाहे ऐसे ऐसे कुछ भी करके आए, हमें उससे नहीं मतलब, सिर्फ हमें पॉइंट से मतलब, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, जी, और यहाँ पे एंट्रोपी और टेम्परेचर, ये सभी के सभी क्या है, पॉइंट फंक्शन। यानी एक तरीके से जब बहुत आप थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन करोगे, तो वहाँ पे जिसके पहले हम डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा लगा देते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट फंक्शन। क्योंकि डेल्टा हम लगाते हैं चेंज, और चेंज क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल की बात कर लेते हैं तो हो जाता है पॉइंट फंक्शन। लेकिन जब चीज़ें पाथ पे डिपेंड करने लगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा पाथ फंक्शन, अगर पाथ पे डिपेंड करने लगते हैं उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, जो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाथ फंक्शन का कौन कौन एग्जाम्पल है, तो एक तरीके से बता सकते हो हीट और ये तुम्हारा वर्क डन। हीट और वर्क डन दोनों के दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। ये पॉइंट पे नहीं बल्कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आप बता देना 1-2 नंबर में। तो अगर इसमें बोला गया कि अगर मान लेते हैं कोई ए, बी और सी, ठीक है, ए बी सी हमने 3 बॉडी लिया है। ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया है कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी ए और बी के बराबर है। टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर बी आपस में बराबर है। और दूसरा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है, यानी ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि जो टेम्परेचर ऑफ बी होगा, जो टेम्परेचर ऑफ बी होगा वो कंपलसरी होगा कि टेम्परेचर सी के बराबर हो। बस सिंपल सी बात है जीरोथ लॉ। यानी अगर ए बी के बराबर होगा, ए और सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे बी और सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ है नहीं, सिंपल से सुनो। इसमें बोला कि अगर किसी सिस्टम पे, अगर आप किसी सिस्टम पे हीट देते हो, टोटल हीट, अगर आप सिर्फ क्लोज्ड साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले देखो क्लोज्ड साइकिल, अगर साइकिल है तो जितना आप हीट दोगे वो टोटल का टोटल हीट जो होगा उसको वर्क डन को इम्प्रूव करने के लिए निकल जाएगा। यानी ये टोटल हीट हो जाएगा, टोटल वर्क डन, जितना आप हीट दोगे वो टोटल का टोटल उसके वर्क डन में करने में इम्प्रूव हो जाएगा, यानी वो लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास प्रोसेस है तो प्रोसेस में थोड़ा सा और खास पॉइंट आ जाता है। तो जितना आप हीट दोगे, अगर प्रोसेस होगा उसमें हीट दोगे तो उसकी एनर्जी और वर्क डन इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एनर्जी में भी, यानी उसकी एनर्जी उसकी बढ़ाती भी है और उसमें वर्क डन भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं और वर्क डन ये है ये। ठीक है, यानी हीट जो दोगे उसके इंटरनल एनर्जी और वर्क डन इन 2 पॉइंट्स में वो इंक्रीज करेगा, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा और वर्क डन भी करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स टाइप्स ऑफ प्रोसेस के। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है आइसोमेट्रिक, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 होगा। तो ये पूछे जा सकते हैं कि अगर आइसोकोरिक या आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक लिखा होता है तो उसमें पूछ लेता है क्या कांस्टेंट होता है, तो आप बोल देना सीधे से वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक अगर याद करने की बात आए तो इसे देखो बार लिखा है, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे थर्मल में से होता है टेम्परेचर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक में याद रखना हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, ये जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा उसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे। वहाँ पे हम निकालेंगे हीट, निकालेंगे वर्क डन, निकालेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी, एक एक केस को हम स्टडी करेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, P वर्सेस B और T वर्सेस S, वो सारे ग्राफ बनाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद 2-4 पॉइंट और रहेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो इतना सारा बड़ा लेक्चर है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आप क्वेश्चन पे ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो सीधे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए यहीं पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।